हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। मतलब अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, जो याद करने की क्षमता है हमारे दिमाग की उसको कैसे बढ़ाएं। ये आप सबके काम आएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ें, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ें, चाहे साइंस के पढ़ें। ये चीज़ आपको हर जगह काम आनी है। और इसके वीडियो से आप जानेंगे कि क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किस तरह से पढ़ें कि कम मेहनत में हमें ज़्यादा समझ में आए। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। तो आज हम इसमें पार्ट 1 लेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि मेमोरी फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है, कोई चीज़ बनती कैसे है, तभी आप उसमें और इन्हेंस कर पाएंगे। तो हमें पूरा A to Z प्रोसीजर सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हम एग्ज़ाम देते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तभी जा कर के आप उस क्लास में पास होते हैं या फेल होते हैं, या अच्छे मार्क्स लाते हैं या कम मार्क्स लाते हैं। आपकी जो क्वालिटी है वो इसी से डिसाइड होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड है। मतलब इसमें आपको 3 घंटे या 2.5 घंटे के लिए कहीं पर बैठना पड़ता है कमरे में। आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है जिसमें कि क्वेश्चंस लिखे होते हैं। आपको वो क्वेश्चंस पढ़ के उनके आंसर करने होते हैं कॉपी पे। कहने का मतलब है आपने पूरे साल भर में क्या किया वो चीज़ आपको बतानी है केवल उन 2.5 घंटों में या 3 घंटों में, और वो भी एक कॉपी पे। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना इनोवेटिव हैं, चीज़ों को समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, उनके डीप में घुस के उनके कंसेप्ट समझते हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है आपका। आप अगर उस कॉपी में लिख पाए, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप उस कॉपी में लिख पाए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये कहा जाएगा आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी वजह से आप यहाँ पे नहीं लिख पाए तो फिर सारा कुछ बेकार कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंट बच्चे और इनोवेटिव बच्चे भी जो होते हैं वो सही से एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं लिख पाए, अगर मार्क्स कम हो जाते हैं उनके। तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड है। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि साल भर आपने किया जो किया, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन, उस पेपर वाले दिन अगर आप अपनी चीज़ों को सही से मेमोरी में नहीं ला पाए और पेपर के टाइम पे वो चीज़ें आपके दिमाग में वापस नहीं आ पाई, तो आप उसको कॉपी पे नहीं लिख पाएंगे, और कॉपी पे नहीं लिख पाएंगे जिसकी वजह से मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो आज हम इन्हीं टेक्निक्स को सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो मेमोरी पावर हम अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को पढ़ना होगा। इतना तो सभी जानते हैं कि मेमोरी का ब्रेन से ही रिलेशन है, और कोई अंग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता ज़्यादा। तो ब्रेन को पहले समझना पड़ेगा कि मेमोरी हमारे अंदर फॉर्म कैसे होती है। तो मैं कोई यहाँ पे मतलब बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे केवल उतने पार्ट से मतलब है जितना कि मेमोरी को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कनेक्शन के बेसिस पे ये मेमोरी को अपने अंदर रखते हैं। किस तरह से रखते हैं वो बाद में हम देखेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है ब्रेन का, हिपोकैम्पस होता है, जिसको कि माना जाता है, थ्योरीज़ ऐसी बताती हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करवाता है ब्रेन में। डेवलप कराने का काम है इसका, रखने का नहीं है। उसको रखने के लिए मेमोरी जो है वो एक दूसरा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स, लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM और STM दोनों को ही स्टोर करके रखता है। और आप कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में सारा डाटा स्टोर होता है, सेम ऐसे ही सारी मेमोरी जो हमारी होती है, ऐसा माना जाता है, सब बिलीव किया जाता है। देखिए ब्रेन के बारे में भी ज़्यादा कुछ सब बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो थ्योरीज़ कहती हैं और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो मेमोरी होती हैं दोनों तरह की, वो कॉर्टेक्स में रिसाइड करती हैं। ये एक तरह से हार्ड डिस्क है, लेकिन कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और ये हार्ड डिस्क जो हमारा कॉर्टेक्स है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क एक फिक्स्ड पैटर्न में स्टोर कर लेता है। आप उसको जितनी बार चाहें, जितनी दिनों बाद चाहें,
जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये कॉर्टेक्स जो है वो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें टाइम के साथ साथ डिके होना या हिपोकैम्पस का श्रिंक हो जाना, इन सब चीज़ों की वजह से इस मेमोरी में थोड़ा सा चेंजेस आते रहते हैं। वो चेंजेस किस तरह से आते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे हम उन फैक्टर्स को ओवरकम करके हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम कि जो हमने पहला अपना पार्ट पढ़ा था न्यूरॉन्स, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स लगभग होते हैं हमारे ब्रेन में। तो वो न्यूरॉन्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं कि मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बाद में जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा आप उन पे बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा कहा जाता है, या पुराने लोग हमसे कहते हैं कि बार बार रिवीज़न करो या इस तरह याद हो जाएगा। वो सब क्यों कहते हैं, वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, इन सब चीज़ों का पता आपको तभी चल लगेगा जब आप ब्रेन के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे। और कोई ऐसा बायो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें कि आपको डीप कंसेप्ट्स बायो के दे रहा हूँ। मैं जनरली बस इस तरह से बता रहा हूँ कि बस आप प्रोसेस को समझ लें क्या है हमारे ब्रेन में। तो न्यूरॉन्स जो हैं, जैसे एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है हमारे पास। तो ये न्यूरॉन्स में जब सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, अब सिग्नल कहाँ से आते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ में हमने कुछ देखा, ये हमारा सेंस है एक, देखना, सूंघना, सुनना, स्किन। तो ये जो हमारी सेंसेस हैं, जीभ है जैसे, तो ये सेंसेस जब इंफॉर्मेशन कोई ब्रेन में कन्वे करती हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आती है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो 8, 10, 15, 20 न्यूरॉन्स में एक तरह से वो सिग्नल जो है वो घूमता रहता है। सिग्नल कभी रुकता नहीं है, थ्योरीज बताती हैं। सिग्नल जो घूमता रहता है, और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो इनके एक जॉइंट होता है जिसे सिनैप्स कहते हैं, जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं एक दूसरे से। उस सिनैप्स के थ्रू जो है वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाता है, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, घूम के फिर पहले में, ऐसे करके सिग्नल हमेशा मूव करता रहता है। स्टेबल नहीं रहता कहीं कि आप सोचें कि कहीं पे जाके वो बैठ जाएगा चुप, ऐसा नहीं होता। वो सिग्नल कंटिन्यूस घूमता रहता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो सिनैप्स होता है वहाँ पे क्या होता है। सिनैप्स को डिटेल में हमने जो है वो यहाँ पे बना रखा है। सिनैप्स का एक न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा ये है, दूसरे न्यूरॉन का जो पहला हिस्सा वो ये है। इसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सिग्नल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें से इसमें जाना है। तो ध्यान रखिएगा, सिनैप्स पे फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है, गैप रहता है। और उस गैप में कौन चलेगा, यहाँ पर तो चलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल चले गए, यहाँ पर कौन चलेगा, तो यहाँ पे फिर केमिकल सिग्नल्स, यानी कि कैल्शियम के और सोडियम के जो आयंस होते हैं ये मूव करते हैं और ये सिग्नल को ले जाते हैं इधर। इन कैल्शियम सोडियम को जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है न्यूरॉन्स के अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, और सिनेप्टिक गैप में जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव करते हैं, और इस तरह से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होता है। तो दो न्यूरॉन अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो सिनैप्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, और उनको में मैसेजेस ले जाने वाले जो हैं बीच के गैप में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और बाहर जो हैं इसमें न्यूरॉन्स के अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है मैसेज घूमने का, इसको हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक पल्स भी है यहाँ पे और केमिकल प्रोसेस भी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे ज़्यादा इमिट हों, तो उतना ही अच्छा बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। जो मेमोरी स्टे करने का है, यानी कि हमारी याददाश्त ज़्यादा हो, वो इस बॉन्ड पे डिपेंड करती है जो प्री साइनेप्टिक नर्व और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में बना हुआ है। और वो डिपेंड कैसे करेगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, यानी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मतलब कोई बहुत ही ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, बॉन्ड इतना मजबूत बन जाएगा। या फिर रिपीटेशन, यानी कि बार बार हम उस चीज़ को देखें।
आज हमने देखा, कल फिर देखा, परसों फिर देखा, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स और ज़्यादा निकलते चले जाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनती चली जाएगी। तो ये जो न्यूरॉन्स की जो बॉन्डिंग है, या न्यूरॉन्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो बॉन्डिंग बन रही है, हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो मेमोरी है, वो इसी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। सर्कुलेटिंग जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वही एक्चुअली मेमोरी होती है हमारे ब्रेन की। तो अब जब हमने न्यूरॉन्स के कनेक्शंस के बारे में पढ़ लिया है कि न्यूरॉन्स जो है सिनेप्स के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ मेमोरीज फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन में मेमोरी बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारे सेंसेस होती हैं, तो सेंस जो होती है वो जैसे आँख से देखा आपने, या नाक से सूंघा, या जीभ से आपने टेस्ट किया, या स्किन पे कुछ आपको फील हुआ, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। और ब्रेन में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे मान लिया सपोज़ करिए पहला न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से कुछ न्यूरॉन्स का एक सेट बन जाता है जो जिसमें ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो सेंसेस से गया है ये फ़्लो करने लगता है। और फ़्लो करने का तरीका इसका वही है जो बताया था हमने अभी कि सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से ये इस तरह से फ़्लो करता रहता है। ये सर्किट जब तक आपके ब्रेन में रहेगा तब तक आपको वो चीज़ जो आपने देखी है वो याद रहेगी। जैसे ये सर्किट ब्रेक हुआ किसी वजह से भी, आप वो चीज़, वो मेमोरी जो है लॉस कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे आपके ब्रेन में उस करस्पॉन्डिंग मेमोरी के थ्रू जो आपने सेंसेस से देखी है। और न्यूरल कनेक्शंस कैसे बनेंगे, न्यूरल एक्टिविटी रिवर्बरेटिंग इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट में। और न्यूरल एक्टिविटी मींस जो वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये एक्टिविटी आपकी आ जाएगी कि इसमें अब ये चीज़ जो इस सेंस से आया है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इसके अंदर मूव करने लगेगा। तो मेमोरी हमेशा जो है वो मूवेबल कंडीशन में रहती है, किसी एक जगह रखी नहीं रहती है। ये आपकी बन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM जिसको हमने लिखा है कि आपका ये क्लोज सर्किट फॉर्म हो गया जैसे ही ब्रेन में, जैसे ही आपने कुछ देखा ये क्लोज सर्किट फॉर्म हो गया। ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये आपकी कुछ सेकंड्स भी रह सकती है, कुछ मिनट्स भी रह सकती है, कुछ घंटे तक रह सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज़ करिए आपने फ़ोन नंबर फीड किया। आजकल मोबाइल नंबर हैं तो वो करीब 10 डिजिट्स के होते हैं। मान लिया आपसे किसी ने फ़ोन नंबर नोट कराया, या किसी को कोई अपने मोबाइल से पढ़ के बता रहा है आपको फ़ोन नंबर, और आप फ़ोन नंबर को टाइप कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो थोड़ी देर तक तो आपको याद रहेगा कि 9345 जैसे था। लेकिन 1-2 सेकंड 3 सेकंड के बाद आप उसी आदमी से फ़ोन मिला के बात भी कर लें, और उसके बाद अगर हम पूछे क्या फ़ोन नंबर फीड किया था, आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रहती। या जैसे आपने क्या खाया था सुबह, आज सुबह का तो बता देंगे आप, बहुत याद करने पे कल सुबह का भी बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं 4 दिन पहले आपने सुबह क्या खाया था, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। या सोकर कब उठे थे आप, 3 दिन पहले आप सुबह कितने बजे उठे थे, 6 बजे उठे थे कि 6:15 पे उठे थे, या कितने बजे उठे थे, तो ये बताना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन देती हैं वो क्लोज सर्किट की फॉर्म में रहती है हमारे कॉर्टेक्स में। इसका जो प्लेस है ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में ये सब हो रहा है। और यहाँ पर जो है न्यूरल कनेक्शंस कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स, उनमें वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल घूमता रहता है। ये रिवर्बरेटिंग मतलब वही जिसको अनुरण कहते हैं हिंदी में, उसी के अंदर बार बार उसका घूमना। तो ये इससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो जो हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बने हैं वही मेमोरी है। कुछ न्यूरॉन्स थे, उन न्यूरॉन्स में सिग्नल पास हुआ, तो कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं, विच न्यूरॉन्स, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, उनमें बना कनेक्शन। और जो सिग्नल पास हुआ उस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो वो उस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और हमें जो है मेमोरी बन जाती है हमारे दिमाग में।
अब ये जो मेमोरी बनी है हमारी, यानी कि ये जो बॉन्डिंग बनी है पहले से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे में, जो साइनेप्स थे उन पे जो बॉन्डिंग बनी है न्यूरोट्रांसमीटर से, वो बॉन्डिंग जो होती है या न्यूरल कनेक्शंस, कुछ भी कह सकते हैं, बॉन्डिंग कह लीजिए या न्यूरल कनेक्शंस कह लीजिए, ये इसकी स्ट्रॉन्गनेस किस बात पे डिपेंड करेगी? तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो दो बातों पे डिपेंड करती है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर बना है आपके अंदर। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कब बनता है? जब कोई हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जुड़ जाए। एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस का मतलब हो गया आपने जो है वो कोई मूवी देखा है, आप मूवी में कई सारे इमोशंस होते हैं, इस वजह से हम उनके साथ बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डेवलप करते हैं। मूवी देखते टाइम हमने केवल आँखों का यूज़ किया है, ईयर्स का यूज़ किया है, इन दो सेंसेस के यूज़ से और इतने स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं हमारे ब्रेन में कि वो मूवी हमें जो है वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहती है। या कोई ऐसी इवेंट है या कोई ऐसी ट्रेजिक सिचुएशन है कि आपको बहुत दुख पहुंचा हो, बहुत खुश हो गए हो, बहुत तेज़ हंसे हों, या जो भी चीज़ आप अपने इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट के साथ की हुई चीज़ है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट होती है। काफ़ी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो निकलते हैं उस केस में और बॉन्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। या फिर दूसरी चीज़ है रिपीटेड सिग्नल। कोई चीज़ हमारे पास सामने बार बार आए, आज आई वो चीज़ सामने, कल फिर से आई, परसों फिर से आई, तो उसी सर्किट में न्यूरोट्रांसमीटर्स कल को और बह गए और इमिट हुए और बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो इन दोनों चीज़ों से जो है वो हमारे न्यूरल कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस का मतलब है वो मेमोरी हमारी और पक्की हो जाती है, याददाश्त हमारी जो उस चीज़ के लिए वो तेज़ हो जाती है, नहीं भूलते हम उसे जल्दी। अब ये इन चीज़ों से जो है वो आपका जो है सब ये डेवलप हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बन करके और सीधे फिर ये जब बार बार इसका रिपीटेशन होता है तो ये हमारे ब्रेन के हिपोकैम्पस में जाती है। हिपोकैम्पस क्या करता है, इसको फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके और कॉर्टेक्स के किसी हिस्से में भेज देता है। तो अगर आपने नॉर्मली कोई चीज़ देखी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी। उसी मेमोरी को अगर आप या तो बार बार देखें तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है, या फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस से आया हो या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से आपने वो चीज़ देखी कि वो सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी बन के और हिपोकैम्पस के थ्रू फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बन के आपके कॉर्टेक्स के किसी हिस्से में स्टोर हो जाए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर एक बार डेवलप हो गई तो फिर वो जल्दी आदमी उसे भूलता नहीं है, और ये कॉर्टेक्स के डिफरेंट हिस्सों में जो है वो स्टोर हो जाती है जा करके। साइंटिस्ट लोगों ने ब्रेन स्कैन किए हैं और लोगों से क्वेश्चन पूछे और उनके ब्रेन का स्कैन देखा, तो क्वेश्चन का जवाब जब उन्होंने याद किया कि आप किस सन में पैदा हुए थे, अपने छोटे पर की यादें कुछ बताइए, तो डिफरेंट कॉर्टेक्स के हिस्सों में जो है वो न्यूरल एक्टिविटी देखी गई कि कभी कोई हिस्सा एक्टिवेट हो जा रहा है, कभी कोई हिस्सा एक्टिवेट हो जा रहा है। ऑप्टिकल सोर्सेज की हेल्प से उन्होंने देखा तो वहाँ पे कभी यहीं पे लाइट जल रही, कभी कहीं पे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ही पता लगता है कॉर्टेक्स में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, और इनको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हिपोकैम्पस करता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लेते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं, दोनों ही चीज़ें अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उतना ही जल्दी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इस कन्वर्ट करने के काम को कौन करता है, ये साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये काम जो है वो हिपोकैम्पस करता है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं इस बात को कि एक आदमी के उस ब्रेन से उन्होंने हिपोकैम्पस निकाल दिया और उसके बाद उसको उन्होंने कुछ चीज़ें बताईं, तो उसने वो 2-4 मिनट तो ध्यान रखी, लेकिन उसके बाद वो उसको भूल गया बिल्कुल। उसे ये भी याद नहीं रहा कि कभी हमसे ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया था। तो कहने का मतलब है अगर हिपोकैम्पस निकाल दें तो फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी रह जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कभी फॉर्म नहीं हो पाती। तो इससे पता लगता है हमें कि एक तो हमें क्या करना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले डेवलप करानी है और हिपोकैम्पस के थ्रू फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका यूज़ कैसे हम क्या करेंगे आगे, तो वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं कि सपोज़ एक बच्चा है,
2 दिन का बच्चा है, वो किसी को नहीं पहचानता। उसके ब्रेन में जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं, अभी वो न्यूरॉन्स जो हैं वो अभी उनमें कोई कनेक्शंस नहीं बने हैं, नो कनेक्शंस, यानी कि उसकी मेमोरी टोटली ब्लैंक है। अब क्या होता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और साथ ही साथ पालने में पड़ा है जिसमें कि एक ऊपर से खिलौना लटका रखा है, वो उस खिलौने को देखता है। केवल वो 2 चीज़ें देखता है, उसका विज़न भी अभी इतना तेज़ नहीं है कि वो दूर की चीज़ें भी देख ले। तो केवल उसको अपनी माँ नज़र आती है और वो एक टॉय जो है वो नज़र आता है। अब माँ के बारे में भी वो धीरे धीरे उसके अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। माँ के चेहरे को 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है। एक दिन में 3-4 बार अगर माँ उसे गोद में लेती है तो वो 3-4 बार रिपीट करता है सिग्नल। अगले दिन फिर 3-4 बार लेती है गोद में तो वो अगले दिन फिर रिपीट करता है सिग्नल। ऐसे करके 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 करीब 1 महीने तक वो अपनी माँ को देखता है। इसी तरह से वो उस टॉय को देखता रहता है, तो उसके अंदर इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग न्यूरल एक्टिविटी डेवलप हो जाती है, इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग न्यूरल एक्टिविटी डेवलप हो जाती है। और ये कनेक्शंस जो हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते रहते हैं, क्योंकि रोज़ वो इन्हें देखता रहता है। या तो वो इसे देखता है मदर को, या फिर वो अपने टॉय को देखता है। तो 2 ही सिग्नल हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूरल जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। हमने अभी देखा था कि या तो स्ट्रांग एक्सपीरियंस से आए या फिर रिपीट हो सिग्नल। तो सिग्नल रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे ये 2 चीज़ें वो याद हो जाती हैं। अगर इस दौरान 10 दिन का बच्चा है, 12 दिन का बच्चा है, अगर माँ उसको अपने गोद से निकाल के पापा की गोद में दे दे तो बच्चा फिर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उन्हें नहीं पहचानता, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो न्यूरल कनेक्शंस नहीं बने उसके ब्रेन में। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जो है वो उसका व्यू फील्ड भी बढ़ा, उसने फादर को भी देखना शुरू किया, उसने और चीज़ें भी देखनी शुरू करी, उसने पलंग जिस पर लेटता है उसको भी चीज़ें को देखना शुरू किया, तो उसे वो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते चले जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लगभग 10 साल तक न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब बच्चा पैदा होता है कुछ कम न्यूरॉन्स होते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप होते चले जाते हैं। ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा ऊपर की उम्र में न्यूरल कनेक्शंस या नए न्यूरॉन्स ज़्यादा फॉर्म नहीं होते। तो इसीलिए जितना भी सिखाना है बच्चों को आपने 4 लैंग्वेज सिखानी है, 5 लैंग्वेज सिखानी है, 10 साल की उम्र से कम में ही सिखा लीजिए, वो बिल्कुल सीख जाएगा। जैसे बच्चा जब स्कूल में गया, उसे 2 × 2 4 बताया गया, 3 × 2 = 6 बताया गया। बच्चा ये नहीं पूछता कि ये 2 × 2 4 क्यों पढ़ रहे हैं हम, या बच्चा ये नहीं पूछता कि 2 के बाद 3 क्यों आया, 3 से पहले 2 क्यों है, 3 को पहले कर लें या 2 को बाद में कर लें, वो बच्चा कुछ नहीं पूछता। बच्चे को बार बार हर दिन क्लास में वही चीज़ रटाई जा रही है, घर पे भी वही चीज़ बार बार रिपीट करी जा रही है, और रिपीट करते करते उसके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो इसी हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। तो बार बार रिपीट कराने से इस चीज़ को, ये चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले डेवलप होती है, वो अपने कानों से सुनता है, आँखों से लिखा हुआ देखता है, और फिर उसका जो हिपोकैम्पस है वो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेवलप करके और ब्रेन के कॉर्टेक्स में भेज देता है। एक बार ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बन करके अगर कॉर्टेक्स में चला गया, बच्चा जो है वो चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, अगर आप उसे 2 × 2 कहेंगे तो वो 4 ही बताएगा। या फिर जैसे बच्चे को अपने ब्रश करना सिखा दिया, अब बच्चा ब्रश कर रहा है, रोज़ ब्रश कर रहा है, हर दिन वही चीज़ रिपीट करता है, तो ये सिग्नल का रिपीटेशन है। हर दिन वो उसी चीज़ को करेगा, और करते वो ऐसी लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप हो जाएगी कि अगर वो 1 साल तक ब्रश ना भी करने को दिया जाए, तो उसके बाद जिस दिन आप उसे ब्रश करेंगे तो वो उसे पता रहेगा कि हाँ, इसमें पेस्ट लगा के मुझे दांतों पर ही चलाना है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाती है तो हमारे लिए फिर चीज़ों को मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें हम जल्दी से नहीं भूलते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम कि हम अपनी चीज़ों को भूल कैसे जाते हैं। क्या प्रोसीजर है कि हमने पढ़ा और कुछ दिन बाद जब हमने उसे देखा, रिवाइज़ करके या रिमाइंड करके देखा अपने ब्रेन में, तो पता लगता है हमें कुछ याद ही नहीं है। तो हम हमारी चीज़ें जो हैं भूलने क्यों लगते हैं, तो इसके लिए मेनली 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर है ओल्ड होना। ओल्ड होने पर एक्चुअली हमारे ब्रेन भी श्रिंक करना शुरू कर देता है,
और उसके अंदर का जो हिपोकैम्पस है वो भी श्रिंक करना शुरू कर देता है, इसलिए मेमोरीज़ जो हैं वो थोड़ा सा लॉस होने लगती हैं हमारी। तो ये तो एज फैक्टर है, ये तो सब में होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। दूसरा चीज़ है रिपीट ना होना। अगर हमारी कोई पुरानी मेमोरी है और वो रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हुए होंगे वो धीरे धीरे वीक पड़ते चले जाते हैं। अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, वीक पड़ रहे हैं बस। अगर आपसे कहा जाए कि आपका पुराने दोस्त कौन कौन से थे, या आप 5th क्लास में जब थे तो आपके क्लास में कौन कौन पढ़ता था बताइए, तो आप उनमें से जैसे 4 बच्चों से ज़्यादा बात करते होंगे तो उनके नाम बता देंगे, और जोड़ डालेंगे तो वो वीक जो हो चुके हैं कनेक्शन, हो सकता है वो क्लिक कर जाएं, मतलब सिग्नल फ्लो हो जाए और आपके आ जाए इंफॉर्मेशन दिमाग में, तो दिमाग पे जोड़ डाल के उसको ले सकते हैं हम। लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव पार्ट है वो है न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप नई नई इन्फॉर्मेशन लेते चले जाएंगे तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो फिक्स्ड हैं तो वो 100 बिलियंस, लेकिन हम सबका यूज़ नहीं कर पाते। अब अगर आप नई नई इन्फॉर्मेशन लेते चले जाएंगे तो वो नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए नए न्यूरॉन्स की ज़रूरत होगी, नए सर्किट्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें नए न्यूरॉन्स चाहिए। अगर आपके पास नए न्यूरॉन्स नहीं हैं तो क्या होगा, कहाँ से लेंगे हम? तो जो वीकेस्ट बॉन्ड रह गया होगा ब्रेन में, जो सबसे वीक मेमोरी हो गई होगी, जिसका सिनेप्स या जिसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमज़ोर हो गई होगी, तो वो बॉन्डिंग वहाँ से ब्रेक होके और इस नए कनेक्शन में वो न्यूरॉन शामिल हो जाएगा। और जैसे ही वो पुराना लिंक टूटा, आपको वो मेमोरी बिल्कुल गायब हो जाएगी। जैसे कोई बहुत पुराने क्लास का बच्चा हो, उसका नाम आपको, जब आप 5th में पढ़ते थे आपको उसका नाम भी याद था अपने फ्रेंड का, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आज की डेट में अब आप नाम बिल्कुल भी भूल चुके हैं। अगर वो सामने आके बताए भी कि हमारा नाम ये था, हम तुम्हारी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आप तब भी जो है वो उसको रिमाइंड नहीं कर पाएंगे इस नाम को। तो कहने का मतलब है, कभी आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने ली और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ब्रेन में न्यूरॉन्स नहीं थे, तो उन्होंने वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस बच्चे के करस्पॉन्डिंग जो उसका नाम था उससे कनेक्टेड जो न्यूरॉन्स थे उनको ब्रेक कर लिया और उन न्यूरॉन्स को लेकर के अपना एक अलग कनेक्शन फॉर्म कर लिया, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया और पुरानी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि पुरानी इन्फॉर्मेशन भी हमारे अंदर बनी रहे, तो उनके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उनको बार बार रिपीट करिए, तब जाकर के वो मेमोरी जो है आपकी बची रह सकती है। अदरवाइज़ धीरे धीरे पुरानी मेमोरी जाती रहेगी, जो वीक लिंक है वो जाते रहेंगे और नई मेमोरी आपकी डेवलप होती चली जाएगी। तो इन तरीक़ों से जो है वो हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने देखे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, उसके अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब 2 न्यूरॉन्स में या न्यूरॉन का जो सर्किट बनता है वो कैसे फॉर्म होता है, उससे फिर मेमोरी कैसे बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये दोनों हमने देखी कि पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है और उसके बाद हिपोकैम्पस उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम अपनी चीज़ों को भूल कैसे जाते हैं इस बारे में देखा। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसके आगे की बातें जो हैं वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ टू स्टडी टू फॉर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, कैसे हम पढ़ें कि हमारे अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप हो जाए ताकि वो हमारे ज़्यादा काम आए, हम भूलें ना चीज़ें। फिर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ न्यूरल बॉन्ड को या न्यूरल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि फूड्स दैट बूस्ट मेमोरी, कुछ इस तरह के खाना है कैसा खाएं हम, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको खाने से आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, तो आप अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें ताकि आपकी मेमोरी बढ़ जाए। और उसके अलावा 11 वेज टू इंक्रीज़ मेमोरी, ये बहुत मेहनत से मैंने तैयार किए हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे वीडियो में हम जो है वो इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है या आपके ऐसे जो हैं कनेक्शंस कुछ खुल चुके हैं कि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ इस तरह से पढ़नी है, तब जा कर के मेरे मेमोरी में काफ़ी दिनों तक रहेगी और मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, इसको कमेंट कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।